सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर रागिब अहमद। डॉक्टर रागिब अहमद जो कि एक विचारवंत है, डॉक्टर है, समुपदेशक है, काउंसलर है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आप अपनी अच्छी वैचारिक पकड़ रखते हैं। समय समय पर देश विदेश में जाकर आप वहाँ का जायजा लेते हैं, वहाँ की जनता, वहाँ के मानव और वहाँ की मानवता या मानव अधिकारों का उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स, जहाँ पर अन्याय हो, अत्याचार हो, इसी जगह पर आप जाते हैं और वहाँ का स्टडी करते हैं। कई विदेश के धरती पे भी आप गए और वहाँ के स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समस्याएं और विशेष रूप से ह्यूमन राइट वायोलेशन पर आपने बात की। रागिब साहब, पहले तो स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे रागिब साहब आपसे कि महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव चल रहा है, मुस्लिम विषयों के आप अभ्यासक रहे हैं, आप मुताला करते रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र का मुस्लिम समाज इस विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखता है। क्या मुसलमानों की सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्या मुसलमानों ने वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? अगर मुसलमान किसी को एक गट्ठा मतदान करता है पूरे के पूरे कौम एक साथ होकर, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी संदर्भ में आपसे गुफ्तगू करेंगे। पहला सवाल आपसे, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने यूनाइट होकर एक गट्ठा मतदान किया, उसका मुस्लिम समाज को क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ, या मुस्लिम समाज मुद्दल में रहा? वो कौन सी कमियां खामियां रह गई थी लोकसभा चुनाव के समय जो इस समय दूर करने की आवश्यकता आपको लगती है, जरूरत लगती है? इस बात पे आपका ओपिनियन बताएं। ठीक है, स्पष्ट ऐसा है कि लोकसभा इलेक्शन में जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही जातीय ध्रुवीकरण की भाषा बोलना शुरू कर दिया था। आपने तमाम ऐसे मुद्दे देश के प्रधानमंत्री होते हुए निकाले और उसका असर ये हुआ कि पूरे देश में मुसलमानों ने यूपीए को साथ दिया। उसका नतीजा ये हुआ, आप देखिए कि अगर आप 2024 के पहले की सरकार 10 साल की देखें तो वो हुकुमशाही वाली सरकार थी। उनको फैसला लेना होता था, वो ले लेते थे और कायदा पास हो जाता था। उदाहरण के तौर पे ट्रिपल तलाक के विरोध में पूरे मुस्लिम समाज के करोड़ों लोग सड़क पर उतरे, तमाम चीजें हुई, लेकिन वो विधेयक वो लोगों ने पारित कर दिया क्योंकि वो मेजोरिटी में थे। भारतीय लोकशाही हमको समझना पड़ेगी। आप सड़क पे कितना 5 साल करते हैं यह महत्वपूर्ण उतना नहीं होता जितना आपका संख्या बढ़ लोकसभा या विधानसभा में। लेकिन 2024 के इलेक्शन में जब तमाम लोगों ने इस हुकुमशाही और इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ अपना मैंडेट दिया तो नतीजा आप देखिए कि 50 से कांग्रेस 100 पर चली गई, समाजवादी पार्टी ने यूपी में उनको पीछे ढकेला। नतीजा ये हुआ कि आज जब वे वक्फ बोर्ड का कानून लेकर आए तो उनको उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ा। अगर उस वक्त पूरी ताकत इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ यूनाइटेड नहीं होती तो ये विधेयक भी बहुत आसानी से पास होता और आज मस्जिद, दरगाह कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रहते। तो सबसे बड़ा फायदा आज मुसलमानों को ये लगता है कि फायदा आज क्या मिलना चाहिए, तो कई हजार करोड़ मुसलमानों के घर में आ जाना चाहिए। देखिए, सरकारों से ऐसा पैसा नहीं आता। आज हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई दो विषय की है, सांप्रदायिक ताकतें और एक भाईचारा और इंसानियत वाली ताकतें। और उस वक्त तमाम मुसलमानों ने भाईचारा, इंसानियत और देश हित का निर्णय। लेकिन अब पहले तो मुस्लिम समाज पे, अल्पसंख्यक समाज पे ये आरोप लगते रहे, इल्जाम लगते रहे कि मुस्लिम समाज मतदान को जाता ही नहीं, लोकशाही प्रक्रिया में उनका विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक घटना में उनका विश्वास नहीं है, मतदान को जाते नहीं, घर पे पड़े रहते हैं, घर में भजिए खा लेते हैं, चाय बना के पी लेते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज यूनाइट हुआ है, मतदान का जो प्रतिशत है, फीसद बहुत बढ़ गया है मुस्लिम समाज का। लोकसभा के समय देखा गया, दोनों तरफ से आरोप हो रहे हैं, जब मतदान नहीं किए तो मतदान नहीं करते, और जब मतदान किया तो फिर वोट जिहाद हो गया। क्या कहते हैं आप इसको? देखिए, आरएसएस संघ की जो विचारधारा है वो इसी तरह से काम करती है। ये बरसों चिल्लाते रहे कि मुसलमानों को मुख्य धारा में आना चाहिए। मुख्य धारा का मतलब क्या है
कि इन्हें शिक्षण में आना चाहिए, इनको सरकारी नौकरियों में आना चाहिए और इनको भारतीय लोकशाही प्रक्रिया में आना चाहिए। लेकिन जब मुसलमान इसमें आने लगते हैं तो ये अपने तौर का एक बाजा बजाते हैं। मैं जैसे आपको उदाहरण दूं कि यूपीएससी और आईएएस में जब मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ने लगा तो एक सांप्रदायिक चैनल जो इनका पीछा इनके साथ देता है वो ये कहता है कि आईएएस जिहाद, आईएएस जिहाद या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिहाद वो मतलब कैसे होंगे, लेकिन वहाँ तो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट सिस्टम होता है। देखिए इस तरह के चैनल पे और प्रोग्रामिंग है। जो आयोग है उसमें सभी जाति धर्म के अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल्स उसमें भाग लेते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि संघ की मानसिकता मैं आपको परिचय करा रहा हूँ कि चौहान के कहता है कि साहब ये आईएएस जिहाद है। आज जब मुसलमान वोट देने आ रहे हैं तो इनको लग रहा है वोट जिहाद है। तो मेरी ये मानना है कि इनको जिहाद का मतलब लव जिहाद मतलब कहीं से तो भी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये अपने आप में करते हैं। और ये तो इसलिए इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद कबूल किया कि साहब मुसलमानों ने इनको मत नहीं दिया, इनको मुसलमान कैंडिडेट नहीं चाहिए, इनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, इनको मुसलमानों से कोई सहानुभूति नहीं है। और फिर मजबूरी में मुसलमान क्या करें? मेरा एक बहुत सवाल है कि आपको मुसलमानों की आइडेंटिटी से नफरत है, आपको मुसलमानों के वोट से नफरत है, आपको मुसलमानों के कैंडिडेचर से नफरत है। अगर संघ और महायुति को मुसलमानों का विषय नहीं चाहिए तो अगर वो वोट नहीं देते हैं तो फिर इनकी जल्लाहट मेरी समझ से परे। ये एक विषय हुआ, लेकिन अभी एक विशेष विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। स्पेशल मौजू पर बात करेंगे। मुस्लिम समाज के अंतर्गत जो आपस में जो विषय है, जैसे मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव में खड़े रहने चाहिए या नहीं खड़े रहने चाहिए, इस पर बहुत बहस चल रही है अभी पूरे महाराष्ट्र में, अब जो समझे पूरे देश में भी चल रही है। कुछ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते हैं जिनमें जीतने की क्षमता होती है, कुछ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते हैं जिनमें वोट कटर की क्षमता होती है, जो वोट कट कर देते हैं तो फिर कुछ पर्टिकुलर उम्मीदवार हार जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम उम्मीदवार खड़े रहना चाहिए, खड़े ही नहीं रहना चाहिए, जहाँ तक हिस्सेदारी की बात है सत्ता में? देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। लोकसभा में यूपीए ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, नतीजतन पूरे समाज ने एक होकर अपने अपनी पार्टी में ये आवाज उठाई। नतीजा मैं आज आपके सामने लाया हूँ कि चर्चा क्या होती है, कॉमन फेनोमेना बना दिया भाई मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा, जबकि मेरे पास आंकड़े हैं। वो ये बताते हैं कि कांग्रेस ने 8, शरद पवार साहब ने 2, शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 2, शिवसेना ने 1 और समाजवादी से 2, यानी टोटल महाविकास आघाड़ी से 13 कैंडिडेट खड़ा है। महाविकास आघाड़ी से 13 है मुस्लिम कैंडिडेट, और महायुति से भी कुछ है क्या? जबकि महायुति का जो अस्तित्व वजूद है, वो जो कुछ घटनाक्रम हुआ, गुवाहाटी गए, गोवा गए, गुजरात गए, 3G ट्रैवलिंग जिसको हम बोलते हैं, गुजरात, गुवाहाटी, गोवा। तो 3G ट्रैवलिंग के बाद में विषय ये निकला था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है महायुति की, उन्होंने ज्वलंत हिंदुत्ववाद का वो मुद्दा लेकर वो सरकार का गठन किया, लेकिन बाद में उसमें कुछ मुस्लिम कैंडिडेट भी थे और शायद अभी भी कुछ कैंडिडेट हैं जो शायद अजित पवार गढ़ से या फिर शिंदे साहब की तरफ से भी अगर कोई हो तो आप रोशनी डालिए। देखिए इसमें आप समझ लीजिए कि हिंदुत्व के नाम पर ये अलग हुए हैं, तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार इनके साथ क्या कर रहा है? क्योंकि अजित पवार को साथ लेने से ही हिंदुत्व खतरे में आया था और इसीलिए अलग निकले थे, और आज अजित पवार उनके साथ है। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि इनसे कितने कैंडिडेट है, एनसीपी। अच्छा, पहले थोड़ा रुकना चाहूंगा। ये जो पूरा ग्रुप था जिन्होंने कथित रूप से बंड किया, बगावत की, उठाव किया, उसमें अब्दुल सत्तार साहब भी हिंदुत्व के मुद्दे पे। अब्दुल सत्तार साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, कांग्रेस, शिवसेना, ये सेना, तो उनके बारे में तो कुछ कहना बोले तो ऐसा है कि आप भौरे के बारे में कुछ बोल रहे थे, वो घूम रहा है, तो वो घूमते रहेगा, उसका तो कोई जवाब है। अब इसमें मैं वही बता रहा था कि महायुति ने कितने दिए, जो ये कह रहे हैं कि साहब ये वोट जिहाद हो गया या 2% भी नहीं मिले, आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें एकनाथ शिंदे सेना ने 1, अब्दुल सत्तार, एनसीपी अजित पवार ने 4, इस तरह के सिर्फ 5 कैंडिडेट है। और भाजपा मुसलमानों को दुय्यम नागरिक बनाने के लिए कभी भी ना कैंडिडेट देता है ना उनको रिकॉग्नाइज करता है।
फिर ये जो महायुति के अंदर जो घटक पक्ष है वो तो ऑब्वियसली बीजेपी के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर जिनको अजित पवार गठ हो या फिर जो दूसरे कैंडिडेट दिए, मुस्लिम कैंडिडेट देना उनकी राजकीय मजबूरी है, क्या है एग्जैक्टली, क्या है, क्या आंकड़ों का ये समीकरण है क्या? नहीं, आंकड़ों का समीकरण आप इसमें भी देखिए, क्योंकि राजनीति को समझिए। इन्होंने कैंडिडेट तो अजित दादा पवार ने दे दिए, लेकिन नवाब मलिक का हम प्रचार नहीं करेंगे ऐसा भाजपा ने डिक्लेयर कर दिया। इधर अब्दुल सत्तार के खिलाफ इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम प्रचार नहीं करेंगे, दानवे ने। तो ये मुसलमान कैंडिडेट को ना जीतने देंगे ना लड़ने देंगे। भले कैंडिडेट नाम को बताया, लेकिन उसके पीछे भाजपा अपना राजकारण पूरी तरह से खेलकर मुसलमानों को डिफीट करने का काम करेगा, भले वो यूटी के कैंडिडेट क्यों ना हो। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट ऐसी जगह से दिए गए या तो जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हो, जहां पर मुस्लिम के जीतने की संभावना अधिक हो, या फिर आमने सामने भी मुस्लिम कैंडिडेट कई जगह पे हो चुके हैं। अजीत पवार ने जो 2 दिया उसमें 2 सीटिंग तो उनके थे, एक हसन मुश्रिफ थे, वो कोल्हापुर साइड से जीत के आती है, उनको दोनों समाज का मत मिलता है। उन्होंने नवाब मलिक साहब को दिया, लेकिन उनको दाऊद से संबंध बताकर उनको डिफीट करने का काम ये लोग कर रहे हैं, और यहाँ से अब्दुल सत्तार जी को दिया हुआ है। ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उनके खिलाफ दानवे को खड़ा करेगा। तो ये समीकरण है कि मुस्लिम असेंबली में ना जा पाएंगे, भाजपा की रणनीति का हिस्सा। फिर एक बार हम आते हैं मुस्लिम समाज के अंतर्गत पॉलिटिक्स पे या अंतर्गत मफाद स्वार्थ जो होते हैं। कई कैंडिडेट ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे हैं कि जिनका अपना या तो कोई राजकीय वजूद नहीं, या तो कोई उनकी क्षमता नहीं है जीत के आने की, लेकिन फिर भी चुनाव में खड़े हैं मुस्लिम समाज के कैंडिडेट। 1 है, 2 है, 3 है। कुछ सियासी पार्टियां ऐसी भी है जिनके ऊपर हमेशा से ये इल्जाम लगते रहे हैं कि ये वोट कटर है, वोट कटुआ है, वोट ये काटेंगे किसी के, तब जाके कोई अनपेक्षित रूप से सामने वाली पार्टी जीतेगी। क्या कारण क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई वक्तई मफाद है ऐसे कैंडिडेट का, या सचमुच कोई सियासी जरूरत होती है ऐसा करने की, या और कुछ है हम समझ नहीं पा रहे क्या है? देखिए, लोकसभा इलेक्शन के हारने के बाद अगर आप देवेंद्र फडणवीस जी का अगर इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा था कि हमने स्टडी किया है, 8 लोकसभा सीट ऐसी है जहां हम 2000 मतों के अंदर गिरे हैं, और उसका कारण हमने अभ्यास कर लिया। निसटता पराभव, जय उनका पराभव हुआ था, हार गए उन्होंने। उसका कारण ये हुआ कि उस वक्त में कोई भी इस तरह की छोटी पार्टियों ने कोई गिमिक नहीं किया। अब आपका सवाल ये है कि मुसलमान कैंडिडेट देना चाहिए क्या? मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि ये समय हमको ताकत बनाने का है, ना कि बताने का है। अगर आप इमेच्योर होते हुए ताकत बताने की कोशिश करेंगे तो आप डिफीट होंगे। ये समय हमारे पास 2 ऑप्शन है, जहां हम ताकत में है, लोक संख्या में, वहां ताकत से लड़े, एक। दूसरा, जहां हम लोक संख्या में कम है, हमारी तादाद कम है, वहां हम सेक्युलर ताकतों को मजबूत करें, ना कि वहां ताकत बताए, हम वहां सेक्युलर ताकत बनाए। इससे क्या होता है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, ये देश का फैब्रिक समझिए। ये देश ने कभी भी एक धर्म, एक जाति को माना नहीं है। अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में भाजपा को एकनाथ शिंदे या अजित पवार को साथ लेना नहीं पड़ता। यहाँ का फैब्रिक है साहब, आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ दोनों धर्मों के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ रहेंगे तो ही ताकत में नजर आएगी, वरना अजित पवार को लेने की जरूरत नहीं थी। क्या है, लोकशाही की जमहूरियत की सुंदरता है कि क्रूरता है? नहीं, इसको मैं ये समझता हूँ कि अर्थशाही, ये लोग जो करते ये लोकशाही नहीं, अर्थशाही। ये सीधा सीधा हिसाब के साहब, आप कैंडिडेट दो, आपको जानते हैं कि डिफीट होगा तो कुछ मतों से होता है। जैसे मुक्ताई नगर में पीछे 1900 वोटों से रोहिणी ताई घर से हारे थे, 1900 वोट से। जलगांव जिले में तो ऐसे बहुत सी सीटें ऐसी थी लास्ट टाइम जो बहुत ही शार्प मार्जिन में सीटें चली गई। जैसे किशोर अप्पा पाटिल की सीट थी, वन मंगेश दादा चौहान 5000 से कम में आए थे, चिमनराव आबा, ऐसी कई सीटें हैं जो बहुत ही बिल्कुल, और शायद इस बार भी वैसा ही कुछ हो, क्योंकि पिछले पंचवार्षिक की तुलना में इस बार तो बहुत ज्यादा पार्टियां खड़ी है, बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, बहुत ज्यादा अलग है। देखिए, यहाँ अब लोग समझदार हो गए। एक बात समझना पड़ेगा, वो जो गाना है, ये पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, तो लोग अब जान गए। तो इस तरह के जो कैंडिडेट खड़े हैं, ये जाहिर सी बात है कि अपने व्यक्तिगत पर्सनल मफादात के लिए खड़े। इसके अलावा इनके पास मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, जो इस तरह के कैंडिडेट खड़े, ये एक सवाल का जवाब दे
क्या इनको ये पता है कि टोटल कितने बूथ लगते हैं, और क्या हर बूथ पे बैठने के लिए 8 लड़के क्या इनके पास है? क्या इतनी भी तो इनकी ताकत है? मैं बाकी बातें नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ये वो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे मतदार संघ में हर बूथ पे बैठने के लिए मेरे पास क्या कार्यकर्ता है, और कितने बूथ है उसकी क्या तैयारी? इतना भी अगर वो जवाब दे दे तो मैं समझता हूँ एक पैरामीटर हो सकता है कि वो कैंडिडेट की ताकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में जो संगठनात्मक शक्ति है, जो कैडर बेस है, और स्पेशली निवडणूक का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे बोलते हैं कि एक बूथ 10 यूथ, तो इस तरह की तैयारी कौन से राजकीय पार्टियां कर रही है कि इतनी सक्षमता हो जाए कि एक बूथ 10 यूथ, इतनी उनकी सक्षम पावर है और वो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियां होती है उनकी तैयारी होती है, उनका नियोजन होता है, उनका बहुत पहले से प्लानिंग होता है, उनका कार्यकर्ता फिक्स होता है। एक चीज आपको यह समझना पड़ेगा, और जहां तक भाजपा का सवाल, विचारधारा पर भी चलते बहुत से क्या है, विचारधारा जो भी सपोर्ट चलते हैं, विचारधारा है, उनका अपना सिस्टम है। और भाजपा का तो ये है कि जहाँ वो जीत नहीं सकते वहां हरा दो तो आप ही जीत जाओगे, सीधा समीकरण है भाजपा। जहां तुम नहीं जीत सकते सामने वाले को हरा दो, मतलब तुम आपको जीत, इस समीकरण के तहत वो चलते हैं। तो जितनी नेशनलाइज और स्टेट एथोराइज पार्टियां हैं, कांग्रेस है, शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है, इनका अपना कैडर है, इनका कार्यकर्ता है, और ये 5 साल काम करते हैं। जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि उन कैंडिडेट को ये पूछे कि भाई साहब, विधानसभा से पहले आप कहाँ थे, आपने क्या भूमिका निभाई, आपके पक्ष ने क्या भूमिका निभाई, आपके पक्ष ने कौन से हमारे मतदार संघ में काम किए, हमारे कौन से इशू को लेके आप खड़े हुए, ये हमारा हक है उनसे पूछे। सिर्फ एक समाज का, देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी अगर हम ये कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्व को लेके हिंदू के नाम पर अगर वोट मांग रही है वो गलत है, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सिर्फ मुसलमानों के नाम पर अगर कोई वोट मांगने आ रहा है तो मेरी नजर में वो भी गलत है। जब बात हम हिस्सेदारी की करते हैं तो हम पर्टिकुलरली जलगांव जिले की बात करेंगे। जलगांव जिले में क्या आपको लगता है रिसेंट टाइम में, ये पंचवार्षिक ले लीजिए, अगले लीजिए, उसके अगले लीजिए, 5, 10, 20 वर्षों में क्या कई ऐसे इम्कानात है कि मुस्लिम कैंडिडेट बतौर आमदार जीत कर आए? हमारे इतने सारे तालुके हैं, इतना बड़ा जिला है, 50 लाख के ऊपर आबादी है। कुछ तालुकों में मुस्लिम बहुल आबादियां बहुत ज्यादा है, जो निर्णायक है, फैसला कुन है, डिसाइसिव है। फिर भी आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में या अगले 10-20 वर्षों में जलगांव जिले में कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर आ सकता है क्या? और अगर नहीं तो वो कौन सी मेहनतें होंगी, वो कौन सी काविशें होंगी, वो कौन सी इन्वॉल्वमेंट होंगी जो करने के बाद हम सोच सकते हैं कि 5 साल में एक आमदार आएगा, 10 साल में कभी तो एक आमदार आएगा मुस्लिम नाम से। देखिए, जलगांव जिले के 2 मतदार संघ ऐसे जहां मुसलमानों की तादाद डिसिस, लेकिन अगले 5 साल इस, देखिए पहले तो मुसलमानों को राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़ना पड़ेगा, एक, वहां खड़े रह के मेहनत करनी पड़ेगी, 2, अपनी आइडेंटिटी के लिए और मुसलमानों के इशू बेस उनको लड़ना पड़ेगा। और सिर्फ मुसलमानों का नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, सब समाज को लेकर अगर वे खड़े रहेंगे तो अगले 5 साल में जलगांव जिले में 1 से 2 मतदार संघ ऐसे है जहां अगले 10 साल में मुस्लिम आमदार बन सकता है। लेकिन उसके लिए एक मेहनत करने की जरूरत है, ईमानदारी पूर्वक। बिल्कुल सही बोला है डॉक्टर साहब आपने कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आमदार की जीतने का इच्छुक है मुस्लिम समाज से, तो उसको सर्व समावेशक राजनीति करनी पड़ेगी, सभी को लेकर सियासत करनी पड़ेगी, और उसका जो पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व हो, उसकी जो शख्सियत है वो अनडाउटेबल होनी चाहिए कि सभी समाज उसकी रिस्पेक्ट करे। जलगांव जिले ने वो इतिहास भी देखा है कि जब अल्पसंख्यक समाज के, जलगांव में सुरेश दादा जैन 30 से 40 वर्षों तक उन्होंने राज किया, लगातार जीत कर आए। खासदार रहे जलगांव से सैयद साहब करके, वो भी यहाँ से खासदार रहे, बागवान साहब रहे, तो ये इतिहास है, देखिए। और वो सर्व समावेशक, मेरा अभी भी मानना है, किसी एक जाति धर्म के वो ऐसे नहीं थे, उनके फॉलोअर हर धर्मों में जाते, हर समाज में होते। तो आज हमको ऐसे ही व्यक्तित्व को उभारना पड़ेगा अगले 10 साल मेहनत करके कि जो सब समाज, सब धर्मों को लेकर साथ चले, तो ये समाज भी साथ देगा, ऐसा नहीं है। इवन अरुण भाई गुजराती एक ऐसा व्यक्ति रहा जो अल्पसंख्यक समाज से था, लेकिन एक सीएम मटेरियल तक उनके अंदर पोटेंशियलिटी थी और उनको अच्छे पद भी मिले, विधानसभा अध्यक्ष पद तक के पहुंचे। सुरेश दादा जैन साहब को लीजिए, उन्होंने मुस्लिम समाज के शैक्षणिक विकास में बड़ा योगदान दिया, मानना पड़ेगा आपको, आप इनकार नहीं कर सकते।
डिप्टी मेयर तक उन्होंने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बिठाया। तो ये सब चीजों का आप इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, हाँ, अगर आप ध्रुवीकरण में चले जाएंगे कि सिर्फ हिंदू अलग सिर्फ मुसलमान, तो ये तो फिर वही हुआ कि जो आरएसएस चाहता है कि सब दो अलग पार्टियां कर दी जाए, और हम ये मानते हैं कि दोनों समाज को एक साथ रहकर ही विकास की रास्ते में चलना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, अपना बेशकीमती वक्त आपने दिया। फिर भी एक अंत में आखिर में एक ही सवाल आपसे पूछूंगा कि आज इंडिया 365 इस चैनल के माध्यम से आप क्या पैगाम हमारे दर्शकों को देना चाहिए? देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि यह विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ वो विचारधारा है मान की जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर, मस्जिद मंदिर का झगड़ा पैदा कर कर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ खड़े रहे, मतलब समाज के धार्मिक सिंबल पर हमला कर कर अपनी सियासत करने वाली एक ताकत है, और दूसरी ताकत है जो सब समाज जाति धर्म इनको साथ लेकर भाईचारे की बात, प्रेम की दुकान की बात करने वाली दूसरी विचारधारा है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज इस इलेक्शन में आप इस देश के प्रगति के लिए सर्व समावेशक, सर्व जाति धर्म और देश के विकास की जो बात करे उस विचारधारा का साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब के हमने विचार यहाँ पर समझे हैं, सुने हैं, आप लोगों ने भी सुने हैं कि अगर जलगांव जिले से बोलिए, महाराष्ट्र से बोलिए या एवं राष्ट्र से बोलिए, अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को जीतना है तो डॉक्टर साहब के विचारों के अनुसार उसने सर्व समावेशक राजनीति करना चाहिए, सर्व समावेशक सभी जाति धर्म के लोगों से मिलना चाहिए, उनके सुख दुख में काम आना चाहिए, अपने विचारों को, अपने आचारों को इस तरह से करना चाहिए कि वो लोग जाति धर्म के परे जाकर आपको वोट करें और आपको जिता के लाए। ये सुस्पष्ट विचार है। और जहां पर वोट कटर की राजनीति होती है, अगर उसमें भी मुस्लिम समाज अगर बच पाता है तो निश्चित रूप से एक शक्ति बनेगी। और आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते राजकारण में। आपका एक विषय पे अंतिम समय भी आपको छेड़ना चाहूंगा कि आपने जब बात की कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में एक समय एक मॉन्स्टरस मेजोरिटी, जिसको अभूतपूर्व मेजोरिटी थी एकदम, लेकिन उस समय भी जो किसान बिल आया, उत्तर भारत के या अति उत्तर भारत के जो किसान बांधव थे उन्होंने आंदोलन वगैरह किए, और वो आंदोलन की वजह से सरकार को माघार लेनी पड़ी, थोड़ा रुकना पड़ा। तो ये लोकशाही की सुंदरता भी है कि अगर आप यूनाइट है किसी अच्छे मुद्दे पर अगर यूनाइट है, अगर आप सही है तो आपका एक प्रेशर ग्रुप भी बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए और इसी तरह से अलग अलग विचारों के, विभिन्न जाति धर्म पक्ष पंथ संप्रदाय, इनके अलग अलग विचारवंतों को हम यहाँ पर बुलाएंगे और आपसे उनको रूबरू कराएंगे। इतना ही नहीं, अगर दर्शकों को, अगर आपको लगता है कि आप किसी एक व्यक्ति को, किसी को अगर चाहते हैं हम स्टूडियो में बुलाएं, उनसे विचारधारा की बात कराएं, इवन एक अच्छा पॉजिटिव डिबेट अगर आप चाहते हैं कि दो विभिन्न विचारधारा के, दो विपरीत विचारधारा के अलग अलग सोच रखने वाले लोगों को बुलाएं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसमें सजेस्ट कीजिएगा अगर पॉसिबल होगा। और वो लोग भी अगर चाहते हैं हमारे स्टूडियो में आकर अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, अवगत होंगे और आपको भी अवगत करवाएंगे। इंडिया 365 लाइव के लिए अयाज मोहसिन, जलगांव से। अच्छा।